अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो हम क्लास पढ़ेंगे नाइडेरियंस की, उसका नाम है क्लास काइफोज़ोआ। और जो क्लास काइफोज़ोआ के मेंबर्स हैं वो सारे मेरीन हैं, यानी कि समंदर में पाए जाते हैं, और इनके मेंबर्स को कहते हैं जेलीफ़िश। ठीक है, इनको ये जो ट्रू जेलीफ़िश है, जो सही मायनों में जेलीफ़िश है, वो इस क्लास से बिलोंग करती हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो डोमिनेंट स्टेज है, यानी कि ज़्यादातर जो इनकी लाइफ में स्टेज होगी वो मेड्यूसा स्टेज ही होती है। ठीक है, तो इसकी फ़िगर इन्होंने दिखाई है, फ़िगर नंबर 9.14। तो ये जो आपको स्पीशी नज़र आ रही है, ये एक जो जेलीफ़िश है, ये क्लास कैफोज़ोआ से बिलोंग करती है। इसका नाम है मेस्टिगियस क्विनक्विरिया। और दूसरी जो राइट साइड पर है, ये भी एक जेलीफ़िश है, और ये इसका नाम है ऑरेलिया। तो आपकी प्रैक्टिकल्स में भी आप जो देखोगे वो ऑरेलिया देखोगे। इसका स्पेसिमेन पड़ा हुआ है हमारी लेबॉर्ट्री में, इसलिए इन्होंने बताया है कि हमारे पास जो इसकी जो मेड्यूसा होती है, इसकी मेड्यूसा में हाइड्रोज़ोआ क्लास की मेड्यूसा से थोड़े डिफरेंसेस हैं। वो 3 डिफरेंसेस हैं, वो उन्होंने बताए हैं। नंबर 1 डिफरेंस ये है कि इनकी मेड्यूसा के पास वेलम नहीं होता। ठीक है, नंबर 2 ये है कि इनकी मिजोग्लिया के पास अमीबॉयड मीजनकाइम सेल जो होते हैं वो होते हैं। और नीडोसाइड जो होते हैं, वो इनकी जो थर्ड करेक्टर है, नीडोसाइड अकर इन देयर गैस्ट्रोडर्मिस एज वेल एज एपिडर्मिस, यानी कि नीडोसाइड जो है वो गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस दोनों में पाए जाते हैं। और चौथा करेक्टर ये है कि गैमीट्स जब जहाँ से बनते हैं वो गैस्ट्रोडर्म से बनते हैं। ठीक है, तो ये टेबल जहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन दी है, वहाँ पर इसके करेक्टर्स भी इन्होंने बताए हुए हैं। इस टेबल में आपने सारे टेबल को याद करना है, आपको इसके मेंबर्स भी आने चाहिए। जैसा यहाँ पर इन्होंने इसके मेंबर्स दिए हुए क्लास हाइड्रोज़ोआ के, क्लास काइफोज़ोआ के बारे में इन्होंने क्या बताया वो देख लेते हैं हम। क्लास काइफोज़ोआ के बारे में इन्होंने ये बताया है कि जो मेड्यूसा है प्रोमिनेंट है लाइफ हिस्ट्री में। पोलिप इसकी बहुत छोटी है, यानी कि थोड़े टाइम तक रहेगी। गैमीट्स जो होते हैं वो गैस्ट्रोडर्म से बनते हैं, और वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में रिलीज़ कर दिए रहेंगे। नीडोसाइट्स गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस दोनों में मौजूद होते हैं। और मेड्यूसा के पास वेलम नहीं है। मिजोग्लिया जो होता है उसके अंदर जो मिजनकाइमल सेल्स होते हैं वो वॉन्डर कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे होते हैं, और वो मिजनकाइमल सेल्स जो होते हैं वो एपिडर्मिस से बनते हैं। ठीक है, ये मेरीन होती हैं। इसकी एग्जांपल है ऑरेलिया, और एक दूसरी आप लोगों ने स्पीशी अभी थोड़ी देर पहले देखी है, और उस स्पीशी का नाम है मेस्टिगियस क्विनक्विरिया, वो भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि क्या ये जेलीफ़िश इंसान के लिए हार्मलेस हैं या हार्मफुल हैं। इन्होंने बताया है कि ज़्यादातर जो हैं वो हार्मलेस हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि हार्मफुल भी हैं। जैसे कि जब वो डंग काटती हैं, स्टिंग करती हैं, तो उनका जो स्टिंग होता है वो पेनफुल होता है, अनप्लेजेंट होता है, या फिर वो नुकसानदा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मेस्टिगियस क्विनक्विसिरा जो है, इसकी पिक्चर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, और इसको कॉमन नेम है स्टिंगिंग नेटल। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, और इसकी पॉपुलेशन समर के बाद जो है इंक्रीज़ हो जाती हैं, और फिर ये जो भी वहाँ पर स्विम करेंगे उनके लिए ये हैज़ार्डस है, नुकसानदा होता है ये उनको, ये उनके लिए ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो इसके लिए रूल ऑफ थंब क्या है इससे बचने के लिए, कि वो कहते हैं कि स्विमर जो है ना, जो ही वो किसी हेलमेट शेप जेलीफिश को देखें उससे वो दूर रहें। और वो देखने में कैसी नज़र आती है, आपकी बुक में पिक्चर आपने देख ली है उसकी, एक और मैंने पिक्चर ऐड की है इसमें, वो देख लेते हैं। ये यहाँ पर मेस्टिगियस क्विनक्विसिरा है, और ये देख लें, इसके जो है आपको नज़र आ रही है इसकी हेलमेट शेप, इसकी लुक है। और इसके जो यहाँ से लंबे लंबे यहाँ पर ये जो दरमियान में जो हैं, ये इसके लोब्स हैं, सॉरी ओरल लोब्स हैं इसके, जो कि इसकी ओरल सरफेस से हैंग कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो होता है, इसके लंबे लंबे टेंटिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि रेड कलर के आपको टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं। ओरल लोब्स ये हैं, और इसके टेंटिकल्स ये हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ऐसी हेलमेट शेप जो है जेलीफिश इससे दूर रहेगा, क्योंकि ये नुकसानदा हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। नेक्स्ट हमने ऑरेलिया को डिस्कस करना है। ऑरेलिया जो होता है ये पैसिफिक और अटलांटिक कोस्टल वाटर, उसको दोनों ओशंस के जो साहली पानी है वहाँ पर पाया जाता है। स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में जो पैसिफिक और अटलांटिक कोस्टल वाटर है वहाँ पर हमें मिलेगा। और इसकी अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, ये इसकी मेड्यूसा है, और इसकी अगर आप इसके मार्जिन देखें, यानी कि ये सारा किनारा, ये सारे मार्जिन जो है, यहाँ पर हमें छोटे छोटे टेंटिकल्स मिलते हैं। ये सारे, ये इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे टेंटिकल्स हैं, और ये बिल्कुल फ्रिंज की तरह के हैं। ये फ्रिंज ऑफ टेंटिकल्स, ठीक है, जिस तरह एक लेस लगाते हैं कपड़ों पे, तो ये बिल्कुल उसकी एक जो है फ्रिंज की तरह पूरी इसकी मार्जिन के ऊपर मौजूद है। और इसके मार्जिन जो है वो डिवाइड हुआ है बाय नॉचेज़। अब नॉच क्या है, एक ये नॉच है, एक ये नॉच है, इस तरह इसकी जो मार्जिन है दैट इज़ डिवाइडेड बाय नॉचेज़, यानी कि इधर जगह जगह पर नॉचेज़ मौजूद हैं। ठीक है,
इसका अगर डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर जो है आपको इसका जो मार्जिन भी नज़र आ रहे हैं, मार्जिन के साथ जो लगे हुए छोटे टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं, नॉचेस आपको नज़र आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके जो है यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर इसका माउथ होता है, और माउथ से जब हम अंदर जाते हैं तो इन्होंने काट के सारा पोर्शन दिखाया हुआ है। इसके अंदर हमें 4 गैस्ट्रिक पाउचेज़ मिलते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देख लेते हैं। इसके अंदर आपको गैस्ट्रिक पाउचेस मिलेंगे। एक पाउच ये है, एक पाउच ये है, एक पाउच ये और एक पाउच ये, ठीक है। इन गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर इसको मज़ीद बड़ा करके देखते हैं थोड़ा सा। इस एक गैस्ट्रिक पाउच के अंदर आपको ये जो डार्क ब्राउन कलर के नज़र आ रहे हैं, दीज आर गैस्ट्रिक फिलामेंट्स, और इन गैस्ट्रिक फिलामेंट्स के ऊपर ढेर सारे नीडोसाइट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसलिए इनको कह रहे हैं कि दीज आर नीडोसाइड लेडन गैस्ट्रिक फिलामेंट्स, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास इसके अंदर रेडियल कैनाल्स मौजूद होती हैं। अब रेडियल कैनाल्स ये हैं, ये जो सारी नालियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना, ये सारी रेडियल कैनाल्स हैं। और ये रेडियल कैनाल्स निकल कहाँ से रही हैं? इन गैस्ट्रिक पाउचेस से। और इसके अंदर जो कैनाल सिस्टम है आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड है, बिकॉज इसमें रेडियल कैनाल्स जो है वो ब्रांच्ड हैं, और वो जा किधर रही हैं? इसके मार्जिन की तरफ। और इसके मार्जिन पे यहाँ पर जो है रिंग कैनाल है, ये एक कैनाल है रिंग कैनाल जो इसके पूरे मार्जिन में, और रिंग कैनाल कनेक्ट कर रही है विद रेडियल कैनाल्स, क्योंकि रेडियल कैनाल्स आगे जाके जुड़ी किसके साथ हुई हैं? इस रिंग कैनाल के साथ। ये वाली जो किनारे पे कैनाल है इसको रिंग कैनाल कह रहे हैं। अब ये आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है जेलीफिश की, आपकी बुक से बाहर है। बुक में जो लाइन लिखी हुई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इसका अब यहाँ पर इन्होंने इसकी टेंटिकल को काट के इसका क्रॉस सेक्शन करके दिखाया हुआ है। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने इसका वो क्रॉस सेक्शन दिखाया, और उन्होंने दिखाया कि बाहर जो है एपिडर्मिस है। फिर उसके बाद जी इसके अंदर मिजोग्लिया है, ये येलो कलर का। और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर अंदर पर्पल कलर के गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं जिनके ऊपर सीलिया है, ठीक है। तो इसके गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो होते हैं वो सीलिएटेड होते हैं, और ये सीलिया क्या करते हैं कि जब ये बीट करते हैं तो इनकी वजह से वाटर करंट्स जनरेट होती है। साथ ही साथ जो भी फूड यूजुअली जो डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं, तो स्टमक के अंदर अगर जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होते हैं उसमें जो सीलिया होते हैं, जब वो मूव करते हैं तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो तकरीबन पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, वो इन सीलिया की मूवमेंट की वजह से मूव करता है, ठीक है। और मिक्सिंग होती है उससे पार्शली डाइजेस्टेड फूड की। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने इसकी फीडिंग बताई है। ये एक प्लैंकटन फीडर है, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक और स्मॉल साइज़ के एनिमल्स पानी में होते हैं उनके ऊपर फीड करता है। जब ये रेस्ट कर रहा होता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर जो है सिंक कर जाता है, डूब जाता है, यानी कि बिल्कुल बॉटम पे चला जाता है। और फिर ये क्या करता है कि इसकी जो एपिडर्मल सरफेस है, जो इसकी ऊपर वाली सरफेस है, इसके ऊपर जो चूँकि म्यूकस होती है तो जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, ये जो प्लैंकटन होते हैं उसके ऊपर चिपक जाते हैं। फिर ये क्या करता है कि ये अपने सीलिया को इस्तेमाल करता है। सीलिया जो होते हैं वो ऊपर से स्वीप करते हुए माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को ले आते हैं इसके मार्जिन्स की तरफ। तो फिर सारा जो फूड होता है वो इसके मार्जिन्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जी इसके अंदर ओरल लोब्स होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अब इस पिक्चर में ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, जो भी मैं आगे से आपको बताने वाली हूँ। इसके अंदर कहते हैं कि ये जो आपको लटकते हुए नज़र आ रहे हैं, ओरल आर्म लिखा हुआ है, लेकिन ये ओरल लोब्स होते हैं। और इस तरह के ये 2 नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें टोटल 4 होते हैं। 4 ओरल लोब्स होते हैं, और ये किससे लटक रहे होते हैं? ये इस जो एक्सटेंशन है जिसे हम मेनूब्रियम कहते हैं, ये पूरी मेनूब्रियम है इधर से लेकर इधर तक, इस मेनूब्रियम से एक्सटेंड कर रहे होते हैं 4 ओरल लोब्स, ठीक है। और ये ओरल लोब्स क्या करते हैं कि ये जो मार्जिन के ऊपर फूड इकट्ठा हो जाता है ना, उसको ये उतारते हैं वहाँ से। और जो ओरल लोब्स के ऊपर जब वो फूड आके लग जाता है तो ओरल लोब्स के ऊपर भी सीलिया होते हैं। वो सीलिया जो होते हैं ना, वो उस फूड को लेके जाते हैं, आगे आगे मूव करते जाते हैं, और जो फूड है फाइनली मेनूब्रियम के आगे जो है, मेनूब्रियम के आगे यहाँ पर करके ओपनिंग जो होती है, ओपनिंग होती है, उसको कहते हैं माउथ। ये जिससे यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है माउथ की। तो सीलिया जो है उसके जैसे ओरल लोब्स के ऊपर से फूड को मूव करते हैं, और फूड जो है वो फाइनली माउथ की तरफ चला जाता है, और माउथ से स्टमक में चला जाता है। इसके अलावा अगर हम सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, नेक्स्ट हेडिंग सेंसरी स्ट्रक्चर्स की अब डाल दें, तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन सेंसरी स्ट्रक्चर एक ख़ास किस्म का इनके अंदर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं रोपालियम। और यहाँ पर जिसको इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर इसके अंदर रोपालियम है, और इसके अंदर टोटल 8 इसकी बॉडी के अंदर रोपालियम होते हैं। इन्होंने उस जो रोपालियम है उसके स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाया है यहाँ पर। और
रूपालियम का जो स्ट्रक्चर है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस पे आ सकता है। तो यहाँ पर इसके अंदर रूपालियम में सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इसके सेंटर में, यहाँ पर सेंटर में सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके इर्द गिर्द एक ये रूपालियल लापिट है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर रूपालियल लापिट है और दूसरा रूपालियल लापिट ये है, दरमियान में क्या है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और हर रूपालियल लापिट के अंदर यहाँ पर करके एक डिप्रेशन होता है जिसको सेंसरी पिट कहते हैं, जो कि यहाँ पर इसमें कोई लेबलिंग पे शो नहीं किया हुआ। सेंसरी पिट जो होता है ना वो ऑल्फेक्शन यानी कि स्मेल से एसोसिएटेड होता है। अब आ जाते हैं हम इसके सेंसरी स्ट्रक्चर जो कि सेंटर में मौजूद है उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर एक स्टेटोसिस्ट होता है, यू नो द स्टेटोसिस्ट, पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्टेटोसिस्ट का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये बैलेंस को, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। और स्टेटोसिस के ऊपर यहाँ पर ऑसिलस होता है, और जो ऑसिलस होता है ये फोटो रिसेप्टर है क्योंकि ये लाइट को डिटेक्ट करता है। और ये जो फोटो रिसेप्टर है ये नेगेटिव फोटोटैक्सिस करता है, यानी कि जब लाइट ज़्यादा होती है ये लाइट से अवे मूव करता है और जब लाइट कम होती है तो ये टूवर्ड लाइट मूव करता है। इसी वजह से जेलीफिश जब ट्वाइलाइट होती है तो उस टाइम पर जो है पानी की सरफेस पे आ जाती है, और जब रोशनी होती है, सूरज बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, ब्राइट डे लाइट होती है, उस टाइम पानी की गहराई में जेलीफिश चली जाती है। देन नेक्स्ट इसके अंदर रिप्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इसकी रिप्रोडक्शन बताई है, दे आर डाइशियस, मेल और फीमेल जेलीफिश अलग अलग होगी। और उसके जो गैस्ट्रिक पाउचेस होते हैं, हर गैस्ट्रिक पाउच के अंदर गोनेड मौजूद होते हैं और एक गैस्ट्रिक पाउच में 2 गोनेड्स होते हैं। तो टोटल चूँकि इसमें 4 गैस्ट्रिक पाउचेस होते हैं तो इसके अंदर टोटल 8 गोनेड्स मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद जो गेमीड्स होते हैं वो इसके गैस्ट्रिक पाउचेस में ही रिलीज़ कर दिए जाते हैं। लेट्स सी द गोनेड्स। यहाँ पर ये इसका गैस्ट्रिक पाउच है और इसके अंदर यहाँ पर उन्होंने गोनेड लिखा है। तो एक के अंदर जो है ढेर सारे गोनेड नहीं होते बल्कि सिर्फ 2 गोनेड्स होते हैं। और अगर मेल है तो उसके अंदर टेस्टिस होंगे, और अगर फीमेल जेलीफिश है तो उसके अंदर ओवरीज होंगी। और उसके फिर जो गैमीट्स होते हैं, अगर मैं मेल की बात करूँ तो स्पर्म्स उसके अंदर रिलीज़ हो जाएंगे, और रिलीज़ कहाँ पर होंगे, उसकी गैस्ट्रिक पाउच के अंदर ही रहेंगे। और एग होगा तो वो भी गैस्ट्रिक पाउच के अंदर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जी बाद में गैस्ट्रिक पाउचेस से जो स्पर्म्स होते हैं वो माउथ की तरफ चले जाते हैं और माउथ से पानी के अंदर रिलीज़ कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होती है कि जो ज़्यादातर स्काइफोज़ोअन्स के अंदर क्या होता है कि उनकी गैस्ट्रिक पाउच के अंदर अंडे मौजूद होते हैं। तो जब वो पानी पीती हैं ना तो उसके अंदर पानी के साथ ही स्पर्म्स आ जाते हैं और वो फिर उनके गैस्ट्रिक पाउचेस में चले जाते हैं और एग्स को फर्टिलाइज़ कर देते हैं जी। फिर जब स्पर्म्स उसके गैस्ट्रिक पाउचेस में आ जाते हैं तो वहाँ पर एग भी मौजूद होता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और फिर अर्ली डेवलपमेंट जो है वो गैस्ट्रिक पाउच में ही होती है। लेकिन जो ऑरेलिया है, जेलीफिश है, उसके अंदर हमने देखा है कि जो एग्स होते हैं ना वो गैस्ट्रिक पाउचेस से बाहर निकल आते हैं और वो ओरल लोब्स के अंदर लॉज हुए होते हैं, मतलब ओरल लोब के अंदर फंसे हुए होते हैं, और फर्टिलाइजेशन भी उधर ही होती है और डेवलपमेंट जो होती है वो भी वहाँ ही होती है। हत्ता के वहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग जो है वो डिवेलप करके प्लेन्यूला लार्वा में तब्दील हो जाता है। तो इसका लार्वा भी आपने अच्छे से याद रखना है कि इसके अंदर प्लेन्यूला लार्वा बनता है। ये आपकी बुक में यहाँ, अब आपकी बुक में यहाँ पर इन्होंने लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है ऑरेलिया का, जेलीफिश का। ये इसके ओरल लोब्स हैं, कहते हैं ज़्यादातर इसके ओरल लोब्स में ही एग होते हैं, पानी के अंदर स्पर्म्स होते हैं, तो उसके साथ फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फिर यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन के बाद में प्लेन्यूला लार्वा जो है वो यहाँ तक बना रहेगा। बाद में इसके ऊपर से प्लेन्यूला लार्वा जो होता है वो उतर जाता है और वो फिर चेंज किस में हो जाता है, वो एक पोलिप में तब्दील हो जाता है। और ये देखें ये प्लेन्यूला यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पोलिप में चेंज हो गया और इस पोलिप का नाम है स्काइफिस्टोमा, ठीक है। देन स्काइफिस्टोमा जो होता है वो 1 साल से ज़्यादा तक ज़िंदा रहता है और उस टाइम में इसका क्या काम होता है कि ये बडिंग करता है और बडिंग के नतीजे में ये छोटे छोटे मेड्यूसा बनाना शुरू कर देता है जिसको कहते हैं एफिराए। तो यहाँ पर ये देखेंगे बडिंग पोलिप में चेंज हो गया है क्योंकि 1 साल तक ज़िंदा रहेगा और फिर ये बडिंग करेगा और बडिंग से इसने ढेर सारी, ये देखेंगे एक पोलिप है, ये दूसरी, यानी कि अंबार लग गया, पाइल सा बन गया है पोलिप्स का, और अब ये पोलिप से उतर गई है, ठीक है। और इस पोलिप का नाम है एफिराए, ठीक है, एफिराए। तो जब एक प्लूरल जो है उसको एफिराए कहते हैं, सिंगल को एफिरा कहेंगे हम, ठीक है। उसके बाद रिपीटेड बडिंग ऑफ स्काइफिस्टोमा के नतीजे में क्या होता है, फिराए जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाया कि ऊपर अंबार बना हुआ है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कि सॉसर्स का एक पाइल है जो एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जी एफिराए जो होता है वो इसके ऊपर से अलहदा हो जाता है और फिर बाद में यहाँ पर देखें ना इसके जो एफिरा है जो ये इसकी आपको देखोगे कि एडल्ट से इसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी डिफरेंट है।
ये इमेच्योर फॉर्म है और बाद में ये डिवेलप करके इस तरह की मेड्यूसा की शेप इख्तियार कर लेगा। अब इन्होंने यहाँ पर इसके नीचे डिटेल में बताया है कि मेड्यूसा का कितना साइज़ होता है, पोलिप का कितना साइज़ होता है, स्काइफोस्टोमा का साइज़ आपने देख लेना है, ठीक है। तो ये सारा जो है स्टूडेंट्स पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को स्काइफोज़ोआ पे, या जेलीफिश का लाइफ साइकिल आपसे पूछ सकते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन बतानी है और उसका पूरा लाइफ साइकिल बता देंगे आप, ठीक है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। इवन आपसे पूरा जो है पूरा जेलीफिश पे या ऑरेलिया पे नोट आ सकता है, या क्लास स्काइफोज़ोआ पे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है।